हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों हम इस वीडियो में ना इंडिया और यूरोप ट्रेड एसोसिएशन कंट्रीज के बीच साइन हो चुकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। और ये एसोसिएशन 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है जो आने वाले वक्त में ये एसोसिएशन $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लाएगा इंडिया में। तो समझते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पर, ऐसा ये मतलब किस तरह से हो रहा है। आज के ग्लोबल ट्रेड और कॉमर्स की दुनिया में ना रीजनल और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और ग्रोथ को बढ़ाने में एक मेजर रोल निभा रही है। और साथ ही ट्रेड व्यापार की मदद से बड़े बड़े जंग वॉर्स भी रोके जाते हैं। जो काम कंट्रीज की नेगोशिएशन नहीं कर पाती वो काम ट्रेड कर लेता है। तो ट्रेड की आज के टाइम पे इतनी पावर है। बहुत से ऐसे कंट्रीज होते हैं वो आपके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमी तो होते हैं, लेकिन वो व्यापार ट्रेड इकोनॉमी के चलते आपके साथ दुश्मनी नहीं मोड़ लेना चाहते हैं। जैसे टर्की इजराइल हो गया, वो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन ट्रेड इन्हें खामोश बिठा देता है, ठंडा कर देता है। इसके अलावा जापान और साउथ कोरिया इनकी भी नहीं जमती, लेकिन ट्रेड इन्हें खामोश बिठा देता है, वो भी ठंडे हो जाते हैं। तो ये क्लियर है कि आज के टाइम जिसकी इकोनॉमी पावरफुल होगी वही देश आने वाले टाइम में सुपर पावर बनेगा या उसकी लिस्ट में शामिल होगा। जो इंडिया वही ट्रैक पे चल रहा है, इंडिया आने वाले टाइम पे सुपर पावर बनेगा। रिसेंटली हमें एक ऐसा ही नोटवर्दी एग्रीमेंट देखने को मिला है। इंडिया और EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन हुआ है, जिसमें आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल है। आइसलैंड तो खैर ज्यादा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करता है। लिechtenstein बहुत ही छोटा देश है, शायद आपने नाम भी पहली बार ही सुना होगा। लेकिन नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड बहुत ही पावरफुल इकोनॉमी वाले देश है, यूरोपियन देश है। और प्लस पॉइंट, इनकी करेंसी यूरोपियन नहीं है बल्कि इंडिविजुअल सेपरेट करेंसी है, एक यूरोपियन देश होते हुए भी। तो इंडिया को यहाँ पे स्कोप लगा, इंडिया ने काम किया और सक्सेस भी हासिल की। और आप इंडिया EFTA के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को यूरोप यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ गलती से भी कंपेयर बिल्कुल मत करना, कंफ्यूज मत हो जाना। इंडिया ने EFTA के साथ FTA किया है, वो अलग है, और यूरोप यूनियन के साथ जो कर रहा है वो अलग है। खैर यूरोप यूनियन के साथ सिर्फ बातचीत हो रही है, फ्यूचर में हो सकता है कि यूरोप ये सब देखकर हमारे साथ FTA साइन कर ले, नेगोशिएट कर पॉसिबिलिटी से बहुत कुछ हो सकता है। यह एग्रीमेंट ऑफिशियल तौर पर ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TEPA के नाम से जाना जाता है। और आज की डेट में इंडिया और EFTA के मेंबर स्टेट्स ने इकोनॉमिक रिलेशंस में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को अचीव किया है। इनफैक्ट PM मोदी ने खुद इस FTA एग्रीमेंट पर ट्वीट भी किया था, अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर किया है। और यहाँ आप देख सकते हैं पीयूष जी का भी ट्वीट है। इंडिया ने EFTA कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट तो कर दिया है, लेकिन एग्रीमेंट में ना एक शर्त रख दी कि अगर आप हमारे मार्केट को एक्सेस कर रहे हो तो बदले में हमें आपसे कुछ चाहिए। और वो ये है कि ये कंट्रीज मिलकर 15 साल के अंदर $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया को वापस करेगी, यानी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी। सोचिए 15 सालों में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा मोटी रकम है। अपने आप में एक ह्यूज अमाउंट है। अगर मैं ये दिन का इतिहास बोलूँ ये कहाँ से शुरू हुआ है, तो देखिए इंडिया EFTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शुरुआत जनवरी 2008 में किया था, जब नेगोशिएशंस पहली बार शुरू कर दिए गए थे ताकि इनकी इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी पावरफुल बने। लेकिन सालों की मेहनत और 13 राउंड की बातचीत के बाद नवंबर 2013 को नेगोशिएशंस टेम्पोरेरीली होल्ड पर रख दी जाती है। याद रखना, किसी 2 या 2 से बढ़कर देशों के बीच जब आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हो ना, ये रातों रात या 1-2 दिन में नहीं बनता। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बनाने के लिए सालों सालों गुजर जाते हैं, कुछ केसेस में 10-20 साल भी लग जाते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट की मेहनत लगती है यहाँ पर, तब जाकर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनता है, हरकत में आता है। लेकिन फिर इंडिया ने EFTA के साथ दोबारा अपने नेगोशिएशंस को अक्टूबर 2023 में शुरुआत किया था। याद रखिए इंडिया ने इनके साथ 2008 से नेगोशिएशन करा था, अब जाकर 2024 में ये कंफर्म हुआ है, सक्सेस हुआ है, जिसमें दोनों तरफ की रेन्यूअल कमिटमेंट को अंडरलाइन किया गया है। काफी सारे डिस्कशंस और सहमति के बाद एग्रीमेंट को फास्ट ट्रैक मोड पर कंक्लूड किया गया है, और जिसके चलते यूरोपियन देश इंडिया की मार्केट को एक्सेस उठाकर फायदा कर सकते हैं और इंडिया भी यूरोपियन देश की
मार्केट को एक्सेस कर फायदा उठा सकता है। ऑफ कोर्स ये हमारे साथ करेंगे क्योंकि हम 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ना क्या क्या बातचीत हुई है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना इसके तो वीडियो ही अच्छी नहीं दिखेगी और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या हुआ है और नई बातें भी आपको मालूम होगी इस एग्रीमेंट के तहत। तो पहला है ट्रेड इन गुड्स। एग्रीमेंट में ना इंडिया और EFTA के मेंबर स्टेट्स के बीच ट्रेड हो रही गुड्स पर जो आते जाती एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, उस पर कस्टम ड्यूटी को लेकर बातचीत हुई थी। कस्टम ड्यूटीज को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस या एलिमिनेट करने का एम हुआ है। और मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मान लो कि इंडिया से EFTA देशों में मैंगोस एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं FTA के तहत। अब अगर इन मैंगोस पर किसी तरह का कस्टम ड्यूटी नहीं लगाया गया है FTA के तहत तो ये ट्रेड इन गुड्स का एग्जाम्पल होगा। बस और इजी समझना है, अगर इंडिया से EFTA देशों में मैंगोस एक्सपोर्ट करने पर किसी भी तरह का कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है तो ये मैंगोस इंडिया की तरफ से EFTA देशों में आने वाले गुड्स से जिन पर FTA के तहत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो इसका मतलब इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता है जो कि नॉन FTA कंट्रीज के लिए लगाए जाते हैं। और USA का एग्जाम्पल देता हूँ, ट्रम्प बार बार इंडिया को कहते हैं कि इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दिया, तो यही है वो। अब आता है सेकंड रूल्स ऑफ ओरिजिन। देखिए, एलिजिबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए क्लियर रूल्स ऑफ ओरिजिन एस्टैब्लिश होना जरूरी है। मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अगर एक मोबाइल फोन इंडिया में बनाया गया है और उसको EFTA देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है FTA के तहत, तो रूल्स ऑफ ओरिजिन के हिसाब से ये देखा जाएगा कि इस मोबाइल फोन का असल ओरिजिन इंडिया है या नहीं है। अगर मोबाइल फोन का हर कंपोनेंट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंडिया में हुआ है तो वो मोबाइल फोन रूल ऑफ ओरिजिन के क्राइटेरिया को मीट करेगा और FTA के फायदे का हकदार बनेगा। लेकिन अगर किसी पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग किसी और देश में हुआ है, जैसे कि स्क्रीन किसी थर्ड कंट्री से आई है, तो उस मोबाइल फोन को FTA का फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि वो रूल्स ऑफ ओरिजिन को मीट नहीं करता है। तो आप समझ सकते हो, और इसलिए हम आईफोन को मेड इन इंडिया के तहत बनाना चाह रहे थे और इंडिया ने बहुत हद तक कोशिश भी की है गाइस, और इंडिया कर रहा भी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पे आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मजबूत लॉस को शामिल किया गया है ये एग्रीमेंट में, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है सरकार के द्वारा। ये लॉस इनोवेटर्स, क्रिएटर्स और बिजनेस के इंटरेस्ट को बचाने के लिए लिए गए हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मान लो कि एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक नई दवाई का फॉर्मूला डिस्कवर किया है। अब जब ये कंपनी उस दवाई को EFTA देशों में लॉन्च करती है तो ना उसका कंसर्न होगा कि कोई भी EFTA देश में उसका पेटेंट चुरा सकता है या उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायलेशन कर सकता है। उसको ये दिल में डर होगा ना। तो FTA के जरिए रोबस्ट IPR प्रोविजन एस्टैब्लिश हुआ है यहाँ पर, जो इस इंडियन कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा एग्रीमेंट के तहत। फोर्थ पर आता है ट्रेड इन सर्विसेज। मान लो कि एक इंडियन IT कंपनी है जो स्विट्जरलैंड में एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ये प्रोजेक्ट FTA के तहत आता है, इसलिए इस कंपनी को ना स्विट्जरलैंड में काम करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पेपर वर्क या रिस्ट्रिक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा। इससे ये कंपनी अपने सर्विसेज को स्मूथली प्रोवाइड कर सकती है कस्टमर्स को, और इससे ट्रेड इन सर्विसेज को प्रमोट किया जा सकता है। तो इस तरह से FTA ट्रेड इन सर्विसेज को प्रमोट करता है और क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज को फैसिलिटेट करता है। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड कॉर्पोरेशन पर भी इस एग्रीमेंट में बात हुई है। मान लो एक स्विस कंपनी है जो वॉचेस बनाती है। अब अगर ये कंपनी इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहती है तो FTA के जरिए इसमें फैसिलिटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्विस कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है तो उसको इंसेंटिव और अदर बेनिफिट्स मिल सकता है FTA के तहत, और रेगुलेटरी प्रोसेस भी स्मूथ हो सकता है। इस तरह से FTA इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देता है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट में। फिफ्थ पे आता है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, जो दोस्तों अपने आप में एक इंपॉर्टेंट मार्केट है। ट्रांसपेरेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसीजर्स फॉर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एस्टैब्लिश किया गया है इस एग्रीमेंट में, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि दोनों तरफ से बिजनेस में फेयर कंपटीशन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। मान लो कि एक इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। अब ये कंपनी स्विट्जरलैंड में एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए बिड करती है, तो FTA के प्रोविजन के तहत स्विट्जरलैंड के रेगुलेटरी अथॉरिटीज ट्रांसपेरेंट और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं इस कंपनीज के साथ। इसका मतलब यह है कि स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट
प्रोसेस में सभी बिल्डर्स के लिए एक फेयर कंपटीशन का माहौल रखता है और किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। जैसा होता है ना एक फॉरेन कंपनीज के साथ, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये सब जो झंझटा रहते ना इस FTA के तहत पूरा क्लियर हो जाएंगी। बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी वो देना पड़ेगा। 6 थोड़ा टेक्निकल कॉमर्स है इसमें। मान लो कि एक इंडियन टेक्सटाइल कंपनी है जो सैरीज बनाती है। अब ये कंपनी अपने सैरीज को स्विट्जरलैंड में बेचने के लिए एक्सपोर्ट करती है, तो कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकल बैरियर्स आ जाते हैं, जैसे कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स होती है जो प्रॉपर नहीं होती। FTA के जरिए ये टेक्निकल बैरियर्स को एड्रेस किया जाता है और ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल FTA के प्रोविजंस के तहत इंडियन सैरीज को स्विट्जरलैंड में इंपोर्ट करने के लिए स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स रख दिए जाते हैं, जो इंडियन टेक्सटाइल कंपनी को फॉलो कर उनके प्रोडक्ट्स को रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर लेना होता है और वो आराम से स्विट्जरलैंड चल जाते हैं। इससे इंडियन टेक्सटाइल कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स को स्विट्जरलैंड में बेचने में आसानी होती है और ट्रेड भी स्मूथ होता है बिना किसी टेक्निकल बैरियर के। तो इंडिया और EFTA के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का असर बहुत बड़ा है। इससे दोनों देशों की इकोनॉमी तरक्की करेगी, हाई चांसेस है, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक अच्छा चला तो, वरना कुछ भी हो सकता है गाइस, बिजनेस है ये। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।